आदाब, मैं मेहताब और आप देख रहे हैं उर्दू की बात। उर्दू की बात के दूसरे एपिसोड में आपका खैर मकदम है। उर्दू की बात के दूसरे एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की, एक नई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की, जो अभी हाल फिलहाल में ही बनी है। और उसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि आप उर्दू कहाँ और कैसे सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इन दोनों मौज़ूआत पर बातचीत करें, मैं आप तमाम अहबाब का, तमाम देखने सुनने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी हौसला अफजाई की पिछले एपिसोड की। मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादातर लोगों ने आपने इसको देखा, सराहा, और कुछ दोस्तों ने फीडबैक्स भी भेजे। मैं तमाम दोस्तों का और तमाम अहबाब का जिन्होंने इसको देखा और जिन्होंने सुना और जिन्होंने फीडबैक भेजा और जिन्होंने इसकी पजीराई की, अप्रिशिएट किया इस इनिशिएटिव को, मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आपकी तरफ से इस तरह की हौसला अफजाई होती रहेगी, फीडबैक भी मिलता रहेगा कि कैसे इसको खूब से खूबतर बेहतर बनाया जा सके। आज के एपिसोड में हम एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की बात करेंगे कि जिसको कि दस्तावेज़ी फ़िल्म भी बोलते हैं, उसकी बातचीत करेंगे। इसके अलावा उर्दू के बारे में बात करेंगे, उर्दू कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम दस्तावेज़ी फ़िल्म या डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के बारे में। पिछले दिनों मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देखी जिसका जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट का है। तकरीबन 40 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है जिसका नाम है गुफ्तगू। जी नहीं, ये वो गुफ्तगू नहीं है या इसका उस गुफ्तगू से ताल्लुक़ नहीं है सैयद मोहम्मद इरफान साहब का मशहूर प्रोग्राम जो है, जो राज्यसभा टीवी पर आया करता था और इन दिनों नहीं आता है, और हमें उम्मीद है कि वो जब फिर से शुरू होगा। ये वो डॉक्यूमेंट्री, इस डॉक्यूमेंट्री का उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म बुनियादी तौर पर 3 दोस्तों की कहानी है जो कि पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं और या रहने वाले थे, और इन तीनों के बीच जो बातचीत होती है उसके ज़रिए उर्दू की बातचीत होती है। उसके ज़रिए हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहजीब रही है, कंपोजिट कल्चर रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, उसको समझने में मदद मिलती है हमें। उसके अलावा जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पुरानी दिल्ली के बारे में हमें नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, और जिसके बारे में आमतौर पर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अहबाब के बारे में भी पता चलता है और तफसील से बातचीत होती है बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में तफसील से आमतौर पर बातचीत नहीं होती है। लेकिन इस फिल्म की खूबी ये है कि ये आपको फिल्म में कोई बताता नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कि उसमें टॉकिंग हेड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग आकर के ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि ये जो मकाम आप देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, इसका ये हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसका पस मंज़र बताते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस फिल्म में ना वॉइस ओवर है, ना कोई उर्दू का जानकार या पुरानी दिल्ली का जानकार आपको आकर के ज्ञान दे रहा है कि देखो हम ये चीज़ें जानते हैं और हम तुम्हें बता रहे हैं। ये 3 दोस्त हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं और
उनको बात करते हुए, उनको जाते हुए, उनको काम करते हुए जब आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करने को मिलती हैं। और ये ऑब्ज़र्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपकी दिलचस्पी उर्दू में, आपकी दिलचस्पी समाजियात यानी सोशियोलॉजी और समाज में जो कुछ होता है उसके बारे में, सियासत के बारे में है, तो इसमें बहुत बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप आसानी से उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो तीन दोस्त जिसके बारे में ये फिल्म है और जो तीन दोस्त आपस में बात करते हैं, उनके नाम हैं गुलजार दहलवी, रशीद चौधरी और अमीर दहलवी। गुलजार दहलवी साहब के बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। जब हम कैलेंडर के बारे में बातचीत कर रहे थे तो गुलजार दहलवी साहब का जिक्र खैर का जिक्र आया था, हमने उनके बारे में बात की थी। अमीर दहलवी साहब से भी हो सकता है कि आप में से कुछ अहबाब वाकिफ़ हों, ख़ास तौर पर वो लोग जो पुरानी दिल्ली जाते रहे हैं, जामा मस्जिद के इलाके में जाते रहे हैं। तो लेकिन हो सकता है कि आप उनको शायर के तौर पर नहीं जानते हों, लेकिन जामा मस्जिद के इलाके में ही एक वाक़े सिचुएटेड एक होटल है जिसका नाम हाजी होटल है। वो उसके प्रोप्राइटर यही हैं, तो आप उस हवाले से उनको जानते होंगे। लेकिन अमीर दहलवी साहब को की जो शायरी है वो भी बहुत बहुत अहम है और हम आमतौर पर उनको शायर उनका शुमार जो है, जब हम शोरा दिल्ली के शोरा का जिक्र करते हैं, जो पोइट्स हैं दिल्ली के जिनके बारे में बहुत बातचीत होती है, तो उसमें उनका आमतौर पर जिक्र नहीं आता है, बावजूद इसके कि वो एक उम्दा शायर है। और ये मेरा ख्याल नहीं है, जब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं उर्दू का कोई जानकार नहीं हूँ और उर्दू अदब में तो जाहिर सी बात है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ उर्दू अदब का और उर्दू का एक अदना सा जो है कारी और एक ऑर्डिनरी रीडर हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ कि वो उर्दू के अच्छे शायर और उम्दा शायर भी हैं, ये ख्याल प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, जो कि उर्दू के बड़े जानकार माने जाते हैं और हैं, उनकी है, उनके हवाले से। उन्होंने जो अमीर दहलवी साहब का जो मजमूए कलाम है, जिसका टाइटल है शर जज्बात, के पेशे लफ्ज़ या फॉरवर्ड में गोपी चंद नारंग साहब ने लिखा है कि अमीर दहलवी गज़ल के शायर हैं, साफ और सीधे लफ्ज़ों में दादे सुखन देने वाले और वारदाते कल्ब को बयान करने वाले। वो अपनी बात को सलासत, रवानी और सफाई से कहते हैं। उनकी नज़र ऐसे इंसान पर है जिसके दिल में फलाह का जज्बा और जो मुल्क और कौम के रिश्तों को अजीज रखता है और खिदमत को शार करके दूसरों का दुख बांटता है। ये बात प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब ने सन 1978-79 यानी 1978-79 में अमीर दहलवी साहब के बारे में कही थी उनके मजमूए कलाम में। लेकिन जब आप फिल्म देखते हुए आप जब अमीर साहब को बात करते हुए सुनते हैं या उनको अपना कलाम सुनाते हुए सुनते हैं, तो फिर आपको ये एहसास होता है कि जो बात नारंग साहब ने अमीर साहब के हवाले से कही थी, उसमें रत्ती बराबर भी मुबालगा, अतिशयोक्ति नहीं है, एक्सजरेशन नहीं है। तो ये अमीर साहब के बारे में बहुत अहम। तीसरे जो शख्स हैं जिससे हमारी मुलाकात होती है इस फिल्म में, उनका नाम है रशीद चौधरी, जो कि रशीद आर्टिस्ट के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। जी नहीं, ये वो रशीद आर्टिस्ट या रशीद साहब नहीं है जो कि बांग्लादेश के एक मशहूर रशीद हुसैन साहब हुए हैं, रशीद हुसैन चौधरी।
ये वो नहीं है, ये उनसे अलग हैं। और जो बांग्लादेश के रशीद हुसैन चौधरी थे, उनको ज़्यादातर लोग खुर्शीद साहब के नाम से जानते थे। तो तो इनके बारे में हमें जानने को मिलता है। और इनका एक स्टूडियो है जिस स्टूडियो का नाम इंडिया आर्ट स्टूडियो है। ये भी उर्दू बाज़ार में, जो उर्दू बाज़ार है जामा मस्जिद इलाके में, जो उर्दू बाज़ार के नाम से जाना जाता है। अगर आप जामा मस्जिद जाएं तो जो बाबे अब्दुल्ला है गालिबन, जो एक गेट है, जो आप ये कहें कि बल्ली माराने चितली कब्र की तरफ जाता है। तो या फिर आप ये देखें कि जब आप मेट्रो पर उतरते हैं दरियागंज से जब आप गली में पुरानी जामा मस्जिद की तरफ से जो जाते हैं, तो वो जो इलाका है वो उर्दू बाज़ार कहलाता है। वहाँ पर उर्दू के किताबों के बहुत सारे मतलब दुकानें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो। तो वहीं पर आप देखेंगे कि उनका एक स्टूडियो है जिसका नाम इंडिया आर्ट स्टूडियो है। और ये थोड़े से ही फासले पर जो हाजी होटल है उससे थोड़े से ही फासले पर है। ऐसा और दिलचस्प बात यह है कि मैं जब ये फिल्म देख रहा था, एक तो बात यह कि इससे पहले, इस फिल्म को देखने से पहले मैंने कभी रशीद आर्टिस्ट का कभी नाम नहीं सुना था। बावजूद इसके कि मैं उस इलाके में जाता रहा हूँ, किसी हद तक मेरी उस इलाके में दिलचस्पी भी रही है। तो ये मेरे लिए मतलब और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको एहसास होगा। जब मैं फिल्म को देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि उनका जो स्टूडियो है और मेरा जो फेवरेट कबाब कॉर्नर है पुराने दिल्ली में, जिसको लालू कबाबी के नाम से जानते हैं, लालू कबाबी, वो दोनों बहुत आसपास है। ऐसा शायद ही होता है कि मैं पुराने दिल्ली जाऊं या जामा मस्जिद के इलाके में जाऊं और लालू कबाबी पर हाज़िरी ना दूं, वहाँ कबाब ना खाऊं। अलबत्ता इस बार जब मैं जाऊंगा तो पहले रशीद साहब के पास जाऊंगा और फिर लालू कबाबी के पास जाऊंगा। तो ये मेरा इरादा है, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है हमें। उनकी उम्र भी नहीं है, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। जैसे गुलजार देहलवी साहब के बारे में बहुत कुछ मौजूद है कंपैरेटिवली, इसी तरह से अमीर देहलवी साहब का कलाम, मजमूआ कलाम मौजूद है। आप खुद इसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक उनके मजमूआ कलाम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। मैं इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा। इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये कि, और जो कि बुनियादी वजह भी है, कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये फिल्म कैसे बहुत दिलचस्प और अहम है, और क्यों इसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है वो इसको देखने के बाद ही हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस फिल्म में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कोई एक्सपर्ट नहीं है, टॉकिंग हेड्स नहीं है जो आपको ज्ञान रहा है। तो इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बातचीत करके मैं कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहता हूँ, तो इसलिए भी मैं इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप 40 मिनट लगाएं और 40 मिनट अगर आपके पास हो, अगर इस फिल्म को आप देखेंगे, तो आप जब अगली बार पुरानी दिल्ली जाएंगे तो आप पुरानी दिल्ली को एक अलग नज़रिए से, और बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको देखने समझने को मिलेंगी। अब मैं ये भी बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिन लोगों ने बनाया है, इस फिल्म को बुनियादी तौर पर 3 नौजवानों ने बनाया है, जिनका बज़ाहिर उर्दू से कोई रिश्ता नज़र नहीं आता है। उनके नाम हैं आस्था गुप्ता, जॉन्टी पॉल और प्रतीक शंकर। ये 3 दोस्त लोगों ने मिलकर के इस फिल्म को बनाया है।
उनसे उर्दू से उनका क्या ताल्लुक़ है, वो उर्दू से कैसे करीब आए और कैसे उन्होंने इस फिल्म को बनाने का इरादा किया, इस पर कभी और हम बात करेंगे कि क्योंकि वो कहानी भी बहुत दिलचस्प कहानी है। ख़ास तौर पर आस्था की जो कहानी है, आस्था गुप्ता की जो कहानी है, वो बड़ी दिलचस्प है। जब मैंने उनसे बात की, और प्रतीक की कहानी भी, तो आस्था का तो इसके बारे में हम किसी और मौके से बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना कहूँगा कि आप 40 मिनट निकालें और ये फिल्म जो है वो ज़रूर देखें। हस्बे मामूल यानी एज यूजुअल जो फिल्म यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आस्था गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। हस्बे मामूल में जो इसका लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज के एपिसोड में हम थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में भी करेंगे कि आप उर्दू कहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं कि दो बातें मुझे और कहनी है। एक तो इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म के बारे में मुझे पता चला, हमारी एक दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त ने ऐसी एक फ़िल्म बनाई है। तो मैंने ये फ़िल्म देखी। हमारी जिस दोस्त ने मुझे इस फिल्म के बारे में बताया था, उनका नाम है फ़ातिमा ख़ान। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में मुझे बताने के लिए, क्योंकि मेरे लिए एटलीस्ट पर्सनली ये फिल्म बहुत इनरिचिंग और बहुत इनरिचिंग रहा। दूसरी बात ये कि तीनों नौजवानों के हवाले से मैं एक कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म उन्होंने बनाई है, ये कोई उनका वन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है कि ये उन्होंने कर लिया और उसके बाद वो कुछ नहीं करने वाले हैं, बल्कि उर्दू के हवाले से, उर्दू के ताल्लुक़ से वो आने वाले दिनों में लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने जब मेरी उनसे उनमें से ख़ास 2 लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके प्लान्स हैं और वो बहुत एक्साइटेड और बहुत अलग नौइयत के प्लान्स हैं जो आम तौर पर उर्दू के हवाले से जो चीज़ें होती हैं। तो जब वो कुछ करते हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि उनकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है द उर्दू प्रोजेक्ट .asia। आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये उनके प्रोजेक्ट का वेबसाइट है। प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट है वो बहुत यूज़फुल है। इसमें फिल्म के अलावा, फिल्म यहाँ भी मौजूद है, फिल्म का लिंक जो है वो यहाँ भी मौजूद है। रिसोर्सेज का एक सेक्शन है। इसमें रिसोर्सेज के सेक्शन में उर्दू के हवाले से बहुत सारे दिलचस्प और मालूमाती जो मज़ामीन हैं, आर्टिकल्स हैं, उसको जमा कर दिए गए हैं। ये सारे मज़ामीन जो हैं वो अंग्रेज़ी में हैं। इसके अलावा ब्लॉग्स का जो एक सेक्शन है उसमें भी कई सारी चीज़ें, दिलचस्प चीज़ें मौजूद हैं। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि फिल्म जो है वो उर्दू में है, जाहिर सी बात है, लेकिन सबटाइटल भी उसमें मौजूद है। सबटाइटल मौजूद है। अब बात करते हैं उर्दू सीखने सिखाने के हवाले से। सबसे पहली और बुनियादी बात ये कि उर्दू सीखना जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आम तौर पर उर्दू सीखने सिखाने को लेकर के बड़ा हवा क्रिएट किया जाता है। इसको सीखना कोई रॉकेट साइंस सीखने जैसा नहीं है। अगर आपको मेरी बातचीत, जो मैं बातचीत आपके साथ कर रहा हूँ, ये फेसबुक लाइव का 50% भी अगर आपको समझ में आ रहा है, ये बातचीत आपको 50% भी समझ में आ रही है, तो समझें कि आपके लिए उर्दू सीखना बहुत आसान है। मुझसे जब कोई ये बात आमतौर पर पूछता है कि उर्दू जो है वो कैसे सीखी जाए, तो मेरा मेरा जो जवाब होता है वो ये होता है कि हम में से वैसे ही जैसे हम में से ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेज़ी सीखी। हम में से ज़्यादातर लोगों की अंग्रेज़ी जो है वो हम में से ज़्यादातर लोगों की मादरी ज़बान नहीं है। हमने उसको सीखा है
बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अंग्रेज़ी सीखने से ज़्यादा आसान है हमारे लिए उर्दू सीखना, हम जैसे लोगों के लिए। ये बात कि बस आपको उसके लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा और थोड़े पैसे भी लगाने पड़ेंगे। ये दो बुनियादी चीज़ अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो उर्दू सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक बार ठान लें तो उर्दू बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में उर्दू सीखी। तो ये एक चीज़ है जिसको ख्याल रखने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और जिसको मुझे लगता है जिस पर थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए और जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि जैसे आप फराटेदार अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं या लिखने लगते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी लिखने लगते हैं या पढ़ने लगते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो आपको ऐसा नहीं होता है कि आप शेक्सपियर या फिर और जो अंग्रेज़ी के दूसरे राइटर्स हैं वो अच्छी तरह से खुद ब खुद समझ में आने लगता है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जिनके बारे में हम ये ख्याल रखते हैं कि वो अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं या वो अंग्रेज़ी दाँ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको अंग्रेज़ी के जो ग्रेटेस्ट या ग्रेट राइटर्स हैं वो उनकी राइटिंग्स अच्छी तरह से उनको समझ में आती हो। तो इसीलिए अगर आप ये कभी प्रेशर ना लें अपने आप में कि आपने उर्दू पढ़ना या लिखना सीख लिया तो आपको गालिब, मीर और सौदा और जो है वो खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि हम हर उर्दू वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं या हर वो शख्स जो उर्दू पढ़ना, लिखना, बोलना जानता है उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गालिब, मीर, सौदा, फैज़, इकबाल, दूसरों ये जो शोरा हैं या राइटर्स हैं उनकी राइटिंग्स को अच्छी तरह से समझता हो। ये एक मुझे लगता है कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है। हाँ, मतलब को समझना चाहिए और अगर आप वक्त लगाएंगे तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, उनको पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको इन लोगों के, इन राइटर्स के या इन पोइट्स के कलाम या उनकी राइटिंग आपको समझ में नहीं आती तो आपको उर्दू नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे इदारे या इनिशिएटिव्स जो उर्दू सीखने सिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं जिस शख्स का नाम लेना चाहूँगा वो हमारे एक दोस्त जो कि जामिया में हमारे सीनियर भी थे, गालिबन जब मैं बीए में था तो वो एमए में हुआ करते थे। उनका नाम है डॉक्टर अभय मिश्र। वो उर्दू सिखाने का काम करते हैं। अभी उनका एक बैच पिछले दिनों कंप्लीट हुआ है और अभी एक बैच उनका शुरू हो रहा है 15 तारीख से। तो वो एक नॉमिनल फ़ी और मुनासिब, जिसको मुनासिब भी कहा जा सकता है, उसके एवज़ उर्दू सिखाने का काम करते हैं। तो उनसे आप उर्दू सीख सकते हैं। उनकी तफसीलात, उनके बारे में तफसीलात जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी महीने उर्दू लर्निंग का एक कोर्स और बैच शुरू हो रहा है। कारवां इंडिया के नाम से एक इनिशिएटिव है, वो उर्दू सिखाने का काम करते हैं। पहले भी उन्होंने किया है और उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। उनकी तफसीलात भी मैं इनबॉक्स नहीं, ये जो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा।
इसके अलावा एक इनिशिएटिव है जो कि कोलकाता बेस्ड है, जिसका नाम है नो योर नेबर। ये लोग इन लोगों ने भी एक सिलसिला शुरू किया है और ये अरबी और फ़ारसी के अलावा जो है उर्दू लर्निंग का कोर्स चलाते हैं। तो आप उनसे भी वहाँ से भी सीख सकते हैं। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनका तजुर्बा ख़ास तौर पर उर्दू के हवाले से बड़ा ही कामयाब रहा है और वो आगे से भी आगे भी इसको करेंगे। आगे भी बैच उनका शुरू होने वाला है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो urdubazaar.in नामी एक और वेबसाइट है जो किताबें, उर्दू की किताबें जहां से आप खरीद सकते हैं। उर्दू के अलावा हिंदी किताबें भी वो दस्तयाब करवाते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा रेख्ता, इसके अलावा ज़बान नाम की एक लैंग्वेज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से आप NCPUL जो नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, उसके ज़रिए या फिर अलग अलग सूबों में, स्टेट्स में जो उर्दू एकेडमीज़ है, वो लोग भी उर्दू लर्निंग के लिए, उर्दू सिखाने के लिए उर्दू लर्निंग का कोर्स चलाते हैं। तो आप उससे भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो मैंने कुछ लोगों के और कुछ इनिशिएटिव्स के नाम लिए, ये कोई हतमी लिस्ट नहीं है और ये मेरा कोई प्रेफरेंस भी नहीं है। मैं ऑफ हैंड इन लोगों से वाकिफ़ था, कि इन इनिशिएटिव से वाकिफ़ था, इसलिए मैंने इसका ज़िक्र यहाँ पर कर दिया। अगर आप ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में जानते हैं, वाकिफ़ हैं, तो बिला झिझक जो है वो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि और जो लोग हैं ये इसके बारे में जान सकें। अब वक्त आ गया है सवालात के जवाब देने का। पिछले एपिसोड में हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा था कि अच्छी उर्दू कवायद का नाम बताएं, यानी उर्दू ग्रामर की कोई अच्छी किताब के बारे में बताएं जो कि जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता हो। इस सिलसिले में मैंने उर्दू के जानकार और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अतहर फारूकी साहब, उनकी राय जाननी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ज़बान व कवायद जिसके मुसन्निफ़ हैं रशीद हसन ख़ान, वो एक मुफीद किताब साबित हो सकती है, एक किताब साबित हो सकती है। जबकि फिर मैंने उनसे एक और किताब के बारे में पूछा जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल, और उस किताब का नाम है उर्दू ज़बान का कायदा, के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है, बल्कि एक ज़माने में शुमाली हिंदुस्तान यानी नॉर्थ इंडिया में बेशतर घरों में उर्दू सीखने सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, और ख़ास तौर पर उन बच्चों को जिनके लिए स्कूलों में उर्दू तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं था और वो घर पर ही उर्दू सीख पाते थे, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस लिहाज से उनका कहना है कि ये कायदा जो है, ये ग्रामर की जो किताब है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गालिबन ये पांच किताबें हैं अलग अलग लेवल की, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट टाइप से, जैसे आप अंग्रेज़ी में देखते हैं ग्रामर की किताबें, उसी तरह से इस कायदे के बारे में, इस ग्रामर बुक के बारे में मुझे डॉक्टर अभय कुमार मिश्र के ही एक पोस्ट से, जो भी हाल फिलहाल में उन्होंने पोस्ट डाला था,
उससे उससे पता चला। आखिर में एक और दिलचस्प बात कि पिछले दिनों एक फेक न्यूज़ उर्दू के हवाले से फैलाई जा रही है। वो ये कि ऐसा दावा किया गया, बल्कि कुछ अखबारात में एजेंसियों के हवाले से, मतलब न्यूज़ एजेंसीज़ के हवाले से ये खबर शाये हुई कि उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस यूएनओ की ऑफिशियल ज़बान का दर्जा मिल गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा बस हुआ इतना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नए साल का जो पैगाम है उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन इससे कोई और वो सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि दूसरी ज़बानों में भी रीच बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन इससे उर्दू को ये हैसियत, उर्दू को यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज की हैसियत नहीं हासिल, या उसका दर्जा नहीं मिल गया है। इस सिलसिले में न्यूज़ वाला नामी एक वेबसाइट है जो एक हमारे दोस्त ही चलाते हैं, उन्होंने एक फैक्ट चेक किया है, उसे आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी में है। उसका लिंक भी मैं आप इनबॉक्स में डाल दूंगा। ये कुछ चीज़ें थी उर्दू की बात में। और कुछ मैंने देखा कि कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा है। मैं अगले एपिसोड में, उर्दू नामा के अगले एपिसोड में उन दोस्तों के सवालात का या उन व्यूअर्स के सवालात का जवाब दूंगा। उर्दू की बात में आज के लिए इतना ही। अगले सैटरडे मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ नए मालूमात और कुछ नए बातों के साथ। ये जो एपिसोड है या ये जो प्रोग्राम है, इसका स्क्रिप्ट आप उर्दू में, मतलब उर्दू रस्मुल ख़त में, आप एक वेबसाइट है tamirnews.in.com, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हैं और जिन लिंक्स का मैंने बात किया वो हाइपर लिंक होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके अगर जो सवालात हैं वो ज़रूर पूछें। अगर मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं एक्सपर्ट से, जानकार जो लोग हैं उनसे मालूम करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।